वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को पता होगा कि हम हर एग्जाम के बाद स्कूल विजिट करते हैं और वहां पे काफी बच्चों से मिलते हैं। बट कुछ बच्चों के गिला शिकवा था कि भैया आप सिर्फ दिल्ली के स्कूल में जाते हो, दिल्ली के बाहर नहीं जाते। तो आज हमने सोचा है कि हम कोशिश करेंगे कि अगली एग्जाम्स में दिल्ली से बाहर भी जाएंगे। उसके लिए आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। नीचे ना मैं एक छोटा सा गूगल फॉर्म डाला है, उस फॉर्म में 20 सेकंड लगेंगे आपको भरने के लिए। पहला आपका प्यारा सा नाम पूछा है, साथ में आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो ये मैंने उसमें पूछा है। प्लीज एक बड़े भैया की छोटे भाई बहन से ये गुजारिश है, प्लीज उस फॉर्म को सारे बच्चे भर देना। उससे हमें काफी आइडिया मिल जाएगा आने वाले स्कूल्स में प्लान करने के लिए। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज तुम्हारे भैया का थोड़ा सा गला खराब है। तुम्हारे भैया ने एक बहुत ही ऐसे, क्या कहूँ, बस तुम कहोगे भैया हमें सिखाते रहते हो, आप खुद नहीं सीखते। तुम्हारे भैया धूप से आए कल और आके ऐसे ठंडी बॉटल पानी की पी ली। इसकी वजह से दो चीज़ें खराब हो गई, पहला मेरा गला खराब हो गया, दूसरा मम्मी का थोड़ा मूड खराब हो गया। और बस थप्पड़ खाते हुए मैं बच गया। मम्मी थप्पड़ मारने आ रही थी, मैंने कहा मम्मी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ यार, थोड़ी सी इज्जत कर लो मेरी। तो मम्मी ने थप्पड़ तो नहीं मारा, बट हाँ थोड़े बहुत ऐसे गुस्सा तो हो गई। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मेरे पूरी कोशिश करूंगा यार, अंदर से पूरा जोश है, बस वो ये है कि लफ्जों तक नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने इंग्लिश में बात करी थी ना कि कैसे कैसे हमें प्रेजेंटेशन करनी है, वैसे ही हम बात करेंगे मैथ्स में क्या क्या हमें प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें कि आपको पता भी नहीं होगा, वहां पे आपके नंबर कट रहे होंगे, वो आप मिस्टेक्स ना करो एग्जाम में जाने से पहले। वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे को आपके सभी के साथ डिस्कस करने हैं, तो वीडियो ध्यान से सुनना। मेरा गला खराब है तो मैं जल्दी जल्दी भगाऊंगा, आप भी 2x पे देख सकते हो, जिससे कि आपको पढ़ाई के लिए काफी टाइम मिल जाए। शुरुआत करते हैं। इस समय जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, जो बिगेस्ट डाउट है इस समय हर एक बच्चे का, वो ये है कि भैया एक बात बताओ, आपने इंग्लिश में तो कह दिया था, आप अगर मेरे को मैं पूछूं आपसे इंग्लिश में, मैथ्स में अगर मैं आपसे पूछूं, तो सेक्शन ए फिर बी फिर सी इस तरह से जाएं, या फिर उल्टा हम चलें, सेक्शन सी फिर सेक्शन बी फिर सेक्शन ए, क्या ऐसे जाएं? मतलब कि पहले हम कम मार्क्स वाले सवाल करें या फिर हम पहले ज्यादा मार्क्स वाले सवाल करें? इस सवाल का आंसर देने के लिए ना हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, दो नहीं मेनली एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो शुरू का 15 मिनट होते हैं ना, जो रीडिंग टाइम होता है, वो सबसे ज्यादा क्रूशल है। इस रीडिंग टाइम में आपको मैं 3 चीजें करने के लिए कहूंगा, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। रीडिंग टाइम में ऑब्वियस सी बात है कि आप सारे क्वेश्चंस रीड तो करोगे, ठीक है, तो रीडिंग टाइम में रीड तो हम करेंगे। साथ साथ में सबसे पहला काम जो होगा वो होगा आपका कि जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, तो जो भी आपके चॉइसेस वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके चॉइसेस वाले क्वेश्चन है, उसमें से जैसे अगर मान लो हम क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, उसमें 2 चॉइस हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया और ये, तो आपका जो रीडिंग टाइम है ना, इसी में चूज कर लेना कि कौन सा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर कर रहे हो, फिर आपके सामने सवाल आया और फिर आप बैठ के सोच रहे हो कि यार ये वाला करूं या ये वाला करूं। फिर मान लो आपने ये वाला शुरू कर दिया, आपसे नहीं हुआ, फिर आप उठ के वापस ये वाला करने बैठ रहे हो और इसको काट रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। रीडिंग टाइम में बैठ के एक बार उठा लेना कि यार ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, और दिमाग में ना एक ऐसे एक्सेल शीट सी बन जाती है, एक्सेल तो नहीं बनेगी, ऐसी इक्वेशन सी बन जाती है कि ये वाला सवाल हो जाएगा। तो उस वाले सवाल को पहले ही पिकअप कर लेना कि ये वाला करूंगा मैं। ये पहला काम होगा आपका रीडिंग टाइम में। जो दूसरा काम होगा आपका रीडिंग टाइम में, वो ये होगा कि जहां पर भी आपकी यूनिट्स लिखी हुई हैं, उन यूनिट्स को सारी को अंडरलाइन कर लेना। भैया ये क्या बोला आपने, इसको समझाओ। देखो मान लो आपका, अरे भाई अभी गिर जाता, मान लो आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मान लो आपका इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक जगह लिखा हुआ है 46 किलोमीटर पर आवर, होता है ना, ऐसे आगे बढ़ गए, फिर एक जगह लिखा हुआ है 48 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि यूनिट का कन्वर्जन करना होता है, या तो दोनों को किलोमीटर पर आवर पे या फिर दोनों को मीटर पर सेकंड पे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? या फिर मान लो खाली मीटर और क्या कहते हैं सेंटीमीटर का लिखा हुआ है, मतलब जहां पे भी यूनिट्स लिखी है। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम शुरू में तो हमें पता होता है कि यूनिट कन्वर्जन करना है, हम दिमाग में लग के जाते हैं, पर जब एग्जाम में टाइम जा रहा होता है और जल्दी होती है, तो कई बार हम यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हैं। तो इसलिए रीडिंग टाइम में क्या करना ना, कि जहां पे भी क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दिख रही हैं, चाहे वो कन्वर्ट करनी है नहीं करनी, उन सारी यूनिट्स को ना अंडरलाइन कर देना। जिस भी क्वेश्चन में दिख रही है यूनिट्स को हमने अंडरलाइन कर लिया, जहां पे भी दिख रही है, जिससे कि जब आप उस क्वेश्चन में आओ, जब आप एग्जाम कर रहे हो और उस क्वेश्चन पे आओ, तब आपको एकदम देखते ही ऐसे रिमाइंड हो जाए, एकदम ऐसे आपको क्लिक कर जाए कि यार इसमें यूनिट्स का खेल है, तो शायद हमें यूनिट कन्वर्जन करने पड़े।
ये काम हमें रीडिंग टाइम में ही कर लेना है। ये मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार। मेरे 12th क्लास में 10th में तो आप सभी को पता है 95% आए थे। 12th क्लास में मेरे मैथ्स में 95 नंबर थे, जो सबसे मैक्सिमम थे। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं वो सारी आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तीसरी जो चीज़ होगी आपकी वो ये होगी कि आपको अब जो सी सेक्शन है, सी सेक्शन मतलब वो वाला सेक्शन जो कि मैक्सिमम मार्क्स वाला है, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स वाला सेक्शन है, उसके सवाल जो है ना एक बार रीड कर लेना रीडिंग टाइम में। एक बार सी सेक्शन जो मैक्सिमम मार्क्स वाला सेक्शन है उसको एक बार रीड कर लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे उसके सवाल हो जाएंगे, ठीक है, हो तो सारे ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, हो तो सारे ही जाएंगे, बहुत आसान पेपर आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह से आराम आराम से मैं इस सवाल को कर दूंगा सबको, तब आप ये वाला फॉर्मेट चूज करना। मतलब कि तब आप क्या करोगे कि सी, फिर उसके बाद सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए। मतलब कि पहले हमने 4 नंबर के कर लिए, फिर सारे 3 नंबर के, फिर सारे 2 नंबर के। बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार हो तो जाएंगे, पर कहीं पे यार थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, या फिर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर ऐसा है कि एक सवाल शायद नहीं आता, बाद में हो जाएगा, पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो लिख के ही आ जाओगे, पर ऐसा लग रहा है कि एक सवाल में डाउट है, तो वो वाला सेक्शन फिर मत करना। फिर आप क्या करना, ए, बी, फिर सी में जाना। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, मान लो आपने सेक्शन सी उठा लिया, आपने पहला सवाल करा, वो पहला सवाल आपको लग रहा है कि गलत हो गया, फिर आपने उसको काट दिया। काटने से क्या होगा कि शीट खुलते ही, आंसर शीट खुलते ही आपने सेक्शन सी स्टार्ट करा है और पहले ही क्वेश्चन आपने काट दिया, तो पहला इंप्रेशन गलत जाएगा टीचर के ऊपर, ठीक है, कि पहला ही सवाल कटा हुआ है, तो वो प्रेजेंटेशन में काफी गंदा लगेगा। इसीलिए देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ऐसे शुरू करो। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही शुरू करेंगे, जिससे कि शुरू वाले टाइम में ही फ्रेश माइंड होता है। फ्रेश माइंड में अपने 4-4 नंबर के जितने भी सवाल हैं उसके अराउंड 16 नंबर हमने पहले ही इकट्ठे कर लिए। फिर लास्ट में अगर हमारे पास टाइम नहीं भी बचा तो भी जो छूटेंगे वो 2 नंबर के होंगे, ना कि इस केस में मान लो कि टाइम बचा ही नहीं और लास्ट में 4 नंबर के छूट गए। तो इसलिए मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट तो यही करेंगे, तो आप भी कोशिश करना इसी में जाओ। पर इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सेक्शन सी में एक सवाल जो है या आधा सवाल ऐसा है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो फिर आप इसमें जाना, ठीक है। 90% 99% केस ये है कि आप ऐसे जाओगे, नहीं तो आप इसमें चले जाना अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा शक हो रहा है, जिससे कि प्रेजेंटेशन खराब ना हो। बस हमें प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, शुरू के 3-4 पेज हमारे साफ दिखने चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 काम आपको करने हैं, ये बिल्कुल गांठ बांध लेना दिमाग में। चॉइसेस वाले क्वेश्चन जो है उसको चेक कर लेना, यूनिट्स अपनी जितनी भी अंडरलाइन कर लेना, और साथ में सी सेक्शन एक बार रीड कर लेना जो मैक्सिमम मार्क्स वाला है। ये हो गया आपका बिगेस्ट डाउट जो है वो हमने क्लियर कर दिया है। अब अगर मैं दूसरी चीज पे आऊँ, टाइम मैनेजमेंट, आप सभी को पता है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेना, नहीं तो स्किप मार देना अगले पार्ट में अगर आपको पता ही है। 40 मार्क्स के लिए आपके पास 120 मिनट है, उस 120 को काट के मैं 100 कर देता हूँ, मतलब कि जो बचे हुए 20 मिनट है वो आपका चेकिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है, रिवाइज करने का टाइम। और मैथ्स में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ये बात आपको पता ही है। तो 40 मार्क्स के लिए आपके पास 100 मिनट है, तो 1 मार्क्स के लिए आपके पास 2.5 मिनट होंगे, 1 मार्क्स के लिए आपके पास 2.5 मिनट होंगे, तो 2 मार्क्स के लिए कितने होंगे, 5 मिनट, 3 मार्क्स के लिए 7 मिनट, और 4 मार्क्स के लिए 10 मिनट। अब ऐसा तो नहीं है कि बार बार घड़ी देखोगे सामने या फिर हाथ में, ऐसा तो नहीं है। तो पहले ही दिमाग में लगा लेना, मान लो सेक्शन ए है, सेक्शन ए सारे 2 मार्क्स के हैं, और इसमें कितने सवाल हैं, 6 क्वेश्चन है, मतलब कि 6 इंटू 2 मार्क्स में कितना टाइम देना है हमें, 5 मिनट। तो मतलब हमारा जो सेक्शन ए है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो सेक्शन बी है उसमें जितने सवाल हैं, मान लो x सवाल है, इंटू कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का है, तो 3 मार्क्स के लिए हमारे कितने मिनट है, एक सवाल के लिए 7 मिनट है, तो इतना टाइम निकाल लेना। ऐसे ही सेक्शन सी के लिए, तो सेक्शन वाइज हमें टाइम पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में इतना टाइम देना, इस सेक्शन में इतना टाइम देना, इस सेक्शन में इतना टाइम है। जो सेक्शन ए है 2 मार्क्स के हैं, हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 मिनट है, हर एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पास आपके लिए 7 मिनट है, हर एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 मिनट है, ठीक है। इस तरह से हमें अपना क्वेश्चन पेपर, हमें अपना टाइम को मैनेज करना है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि तुम समझ ही गए हो। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कुछ मेरे को आप सभी को बताने थे। ये आपको पता ही है कि सबसे पहला, हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना उसको आराम से पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें लगा अरे ये तो एनसीईआरटी का सवाल है और लिखना शुरू कर दिया, फिर बाद में पता चला नहीं नहीं कुछ ट्रिक थी इसमें। तो इसलिए पूरे क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पूरा पढ़ना, ये बहुत होता है मैथ्स में। हम ये देखते हैं क्वेश्चन, अरे यार ये तो सैंपल पेपर में देखा था, करना शुरू कर दिया, फिर बाद में पता चला नहीं नहीं ये तो कुछ और है। तो इसलिए ऐसे मत करना, हर एक क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पूरा पढ़ना है, चाहे 2 सेकंड एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, मैंने भी बहुत करा है कि यार ये तो देखा हुआ सवाल है, करना शुरू कर दिया, फिर बाद में पता चल रहा है नहीं नहीं इसमें कुछ और था। दूसरा जो है कि लास्ट पेज जो है उसको हमें रफ पेज लिखना है और उस पर मेंशन कर देना ऊपर, मतलब कि
मान लो ये आपका लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज पे ऊपर लिख देना रफ पेज, ठीक है, और सारा रफ काम हमें यही करना है। आप तो ये करना कि लास्ट पेज में शुरू में रफ पेज लिख के कट मार देना। अब जितना भी रफ काम है वो यहाँ पे कर लिया हमने, कट से क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे लाइन ही तो खींची है, यहाँ पे अपने सारा का सारा रफ काम अपना कर लिया, जिससे कि हमारा शुरू का जो पेपर है वो नीट दिखे, गंदा ना दिखे कि यार सारी कैलकुलेशन वहीं कर रखी है। 2 मार्जिन आपने भले ही मार रखी हो, ठीक है, 2 मार्जिन आपने मार तो रखी है, पर ये ना हो कि यहाँ पे भी बहुत गंदा हो रखा है और यहाँ पे कर रखा है। कुछ बच्चे होते हैं ऊपर जो छत होती है छत पे करने लग जाते हैं, ये नहीं करना हमें, साफ देखना चाहिए पेपर। मैक्सिमम कैलकुलेशन यहाँ होनी चाहिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन हम साइड में कर सकते हैं, पर जो बड़ी कैलकुलेशन है वो सारी यहाँ पे होंगी हमारी आंसर शीट के आखिरी पेज में। रफ पेज लिख के काट देना, फिर उसके बाद कर देना। ये काटना मैंने इसलिए कहा है जिससे कि बच्चे लास्ट में कई बार भूल जाते हैं काटना, तो एक बार पहले ही काट देना, एक बार पहले एक ऐसे एरो मार दिया, सिंपल सी बात। तीसरा पॉइंट, ये साइंस होते हैं कुछ, ये तो आपको पता ही होंगे, मैं आपको एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर होगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, हो गया टिक मार दिया, 2 हो गया टिक मार दिया, 3 हो गया टिक मार दिया, 4 नहीं हुआ तो गोला मार दिया। मान लो आपने 5वां कर तो लिया पर आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये मेरी नोटेशंस है, मैं यूज करता था कि मैंने कर तो दिया है पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक बार वापस चेक करना पड़ेगा आखिरी में, तो उस पर मैं ऐसे कर देता हूँ। चेक तो हम सारे करेंगे आखिरी में, पर इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कर देता था, 2 एरो। आपका जैसा भी मन करे वैसे नोटेशन यूज कर सकते हो, ये मेरी नोटेशन है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं आगे, तो जब आपका फाइनल आंसर आ जाए, आप आंसर शीट में बैठ के अपना सॉल्व कर रहे हो, आपका मान लो x = 3 आ गया, तो कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऐसे, कुछ साइन मार देते हैं ऐसे, ऐसे मत करना, सिंपल एक डब्बा मार दिया, ठीक है, या गोला कर दिया, या तो डब्बा या गोला, एक चीज कर देना, ठीक है। आंसर पे हाईलाइट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज और कि जो गिवन और टू प्रूव या फिर टू फाइंड जो होता है, ये हम जनरली उस वाले सवाल में लिखते हैं जिसमें कि कुछ प्रूफ करना होता है, पर अगर कोई ऐसा आपको आंसर लग रहा है जहां पे भी पॉसिबल है, आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जहां पे आपको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो वहां पे आंसर शीट में ही आंसर लिख के गिवन लिख देना, जो जो चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में वो लिख दी। फिर क्या हमें फाइंड करना है, तो फाइंड हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ x, इस तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इस तरह से क्या होगा, फिर उसके बाद हमने लिख दिया कि सॉल्यूशन, ऐसे करके हमने फिर सॉल्यूशन कर दिया। इससे क्या होगा कि आप अपने हाथ से जब क्वेश्चन पेपर से देख के लिख रहे हो सारी वैल्यूज कि y की वैल्यू ये है, अपस्ट्रीम ये, डाउनस्ट्रीम ये, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, या फिर आपको दे रखा है टावर की हाइट इतनी है और एंगल ये है, तो वो सारा आपने गिवन में पहले लिख लिया, तो इससे क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो जरूरी नहीं है गिवन और टू प्रूव या फिर गिवन और टू फाइंड सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन में लिखना होता है, आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, इससे आपका और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आपका फायदा भी होगा कि आपने पहले ही हर चीज लिख ली कि क्या क्या गिवन है। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं कि आंसर कर रहे हैं फिर सोचते हैं यार ये चीज गिवन भी है या नहीं है, फिर आपके क्वेश्चन में भागेंगे। तो आपने पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया, जो जो गिवन है पहले लिख लिया आंसर शीट में, फिर अपना क्वेश्चन पेपर साइड में करके सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जहां जहां पॉसिबल है आप इसको करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा सजेशन है। हाँ, जहां पे भी 1 इरेशनल आ रहा है, कहीं पे भी 1 इरेशनल क्वांटिटी आ रही है, जैसे 1/√3 आ रहा है, तो इसको ये नहीं कि इसको डब्बा बनाया और आगे बढ़ गए, इसको एक बार रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज मतलब आपको पता है कि जो भी आपका इरेशनल क्वांटिटी है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको पता ही है कि 1/3√3 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेशनलाइज जरूर कर देना, इरेशनल क्वांटिटी नीचे नहीं होनी चाहिए, वो आपने नंबर तो नहीं कटेंगे पर ये एक अच्छा माना जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको हर एक स्टेप में मान लो कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उस फॉर्मूला को ब्रैकेट में लिख देना कि ये फॉर्मूला यहाँ यूज करा है, इसके भी नंबर होते हैं। मान लो आपसे कोई सवाल नहीं हुआ, आपको कोई सवाल नहीं आता है, आपने क्या करा, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया कि इस सवाल में ये फॉर्मूला यूज होना है, आधा नंबर तो मिल भी जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला के भी नंबर होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला मेंशन कर देना स्टेप्स में सारे कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करा है। कोई भी स्टेप, छोटे से छोटा स्टेप खाना मत, क्योंकि वो एक 5वीं क्लास का बच्चा है जो तुम्हारे सामने बैठा है, तो उसको कुछ नहीं पता, तो तुम्हें हर चीज उसको बतानी है कि मैंने यहाँ पे ये यूज करा, यहाँ पे ये करा, यहाँ पे 2/2 = 1 होता है, ये भी बताना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सारे पॉइंट्स जो थे ये मेरे को आपको मैथ्स के लिए बताने थे, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आई होगी मेरी आवाज़ की वजह से, बट आप एक बार वापस सुनोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है, आज हो गया ऐसा, होना नहीं चाहिए था, बट ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। दम लगा के करना यार, अंदर से मेरा पूरा जोश है, बस मैं कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ में नहीं आ पा रहा, दम लगा के पेपर करना, ठीक है। आखिरी मोमेंट तक लड़ते रहना जब तक शीट लेने टीचर नहीं आ रहा है, ठीक है, जब तक हमें लड़ते रहना है,
तब तक के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जो नीचे फॉर्म दिया है उसको भर तो देना ही जरूर, और बाय बाय, टेक केयर, अच्छा करना पेपर, ठीक है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, लीजेंड वो होता है, तुम्हारी कितनी भी प्रिपरेशन हुई हो, लीजेंड वो होता है जो कम पढ़ के भी फोड़ के आए, और तुम सब लीजेंड हो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। मेरे गले की बैंड बज चुकी है। अब हम अगले पेपर में या फिर आपके जो भी पेपर होगा जिस स्कूल में मैं आऊँगा वहाँ पे हम मिलते हैं। बाय, जाओ पढ़ लो बाय।